तो डिजिटल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है डीड स्पेशल एजुकेशन IDD सेकेंड ईयर का पेपर 12 मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विथ हाई सपोर्ट नीड, जिसका यूनिट 2 का हमने 2.1, 2.2 देख लिया था। आज हम देखेंगे 2.3, 2.4 एंड 2.5। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 का असेसमेंट ऑफ हाई सपोर्ट नीड, यानी कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि असेसमेंट ऑफ हाई सपोर्ट नीड असेसमेंट बच्चों का कैसे किया जाता है। जो हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे रहते हैं, किस किस एरिया में असेसमेंट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2.3। 2.3 का क्या पॉइंट है? असेसमेंट ऑफ करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, पर्सनल केयर, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल मोबिलिटी, यानी वर्तमान कार्य क्षमता का मूल्यांकन। असेसमेंट ऑफ करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि जो वो करंट लेवल में वो किस प्रकार से अपने कार्यों को वो कर रहा है, उसका फंक्शनिंग लेवल क्या है, उसका असेसमेंट करते हैं। जिसमें हम देखेंगे पर्सनल केयर, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल मोबिलिटी। तो यह क्या है कि वर्तमान कार्य क्षमता का मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि ये ब्रॉड तरीके से किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों में स्वतंत्रता, सहायता की आवश्यकता और हस्तक्षेप रणनीतियों को समझने के लिए उनकी क्षमताओं और चुनौतियों की जांच की जाती है। यानी जांच की जाती से तात्पर्य असेसमेंट की जाती है। यह व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाने और सुधार के व्यवहारिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख ध्यान क्षेत्रों में व्यक्तिगत देखभाल, संचार और सामाजिक कौशल और गतिशीलता को शामिल किया गया है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, पर्सनल केयर, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल मोबिलिटी पर असेसमेंट किया जाता है। तो की एरियाज ऑफ असेसमेंट, यानी कि किस किस क्षेत्र पे इसका असेसमेंट किया जाएगा, वो देखा है एरियाज को। मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या हैं? पर्सनल केयर यानी व्यक्तिगत देखभाल। पर्सनल केयर के अंतर्गत व्यक्तिगत देखभाल का मतलब है दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, ADL यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को स्वतंत्रता के साथ करने की क्षमता। मूल्यांकन यह देखता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, कपड़े पहनने, खाने, शौचालय उपयोग करने और सौंदर्य संबंधी गतिविधियों को कैसे प्रबंधित करता है, यानी कैसे वो मैनेज करता है। इस क्षेत्र पर असेसमेंट किया जाता है। यहाँ जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो है। सेल्फ केयर स्किल, यानी कि ADL के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखेंगे। सेल्फ केयर स्किल आत्म देखभाल कौशल, यानी कि जांच करता है कि क्या व्यक्ति ब्रश करना, स्नान करना, भोजन करना स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट होकर वो कर पाता है या नहीं कर पाता है। उस क्षेत्र पर असेसमेंट किया जाता है। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, यानी कपड़े पहनना और सौंदर्य। मूल्यांकन यह है कि व्यक्ति को कपड़े चुनने, बटन लगाने, सौंदर्य संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता है या नहीं, उस क्षेत्र पर असेसमेंट किया जाता है। टॉयलेटिंग एंड हाइजीनिक में देखा जाता है। एडेप्टिव इक्विपमेंट, यानी अनुकूली उपकरण का किस प्रकार वो यूज करता है। यह जांच करता है कि व्यक्ति अनुकूली उपकरणों का उपयोग करता है, जैसा कि खाने खाने के लिए विशेष चम्मच या स्वच्छता के लिए जो असिस्टिव डिवाइस दिए जाते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, जिसमें संचार और सामाजिक कौशल, जिसमें देखा जाता है कि संचार आवश्यकताओं, भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि सामाजिक कौशल संबंध बनाने और अर्थपूर्ण रूप से बातचीत करने में मदद करता है। कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ पर किस प्रकार से असेसमेंट किया जाता है, उस पर हम देखते हैं। यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, बोलने की स्पष्टता, शब्दावली, वाक्य बनाने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वो चेहरे के क्या क्या हाव भाव है, गेस्चर के थ्रू उसके चेहरे के हाव भाव, इशारों का, भाषाओं का प्रयोग करना। असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कि वो किस किस असिस्टिव डिवाइस का प्रयोग करता है कम्युनिकेशन के लिए। सहायक उपकरण जैसे कि AAC उपकरणों की प्रभावशीलता का जांच करता है कि वो किस प्रकार से यूज किया जा रहा है और उसके क्या क्या प्रभाव हैं, उसको वो देखा जाता है। नेक्स्ट सोशल इंटरसेक्शन, यानी सामाजिक बातचीत। इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है? सोशल इंटेंशन में सामाजिक पहल मूल्यांकन करता है कि व्यक्ति बातचीत कैसे शुरू करता है, जैसे कि अभिवादन करना या मदद मांगना।
वो उसके कम्युनिकेशन का तरीका जो है, सोशलाइजेशन का तरीका को देखते हैं कि वो किस प्रकार से व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो वो किस प्रकार से बातचीत करने का प्रयास किया जाता है। एंड मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप, संबंध बनाए रखना, वार्तालाप जारी रखने के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया देने की क्षमता, सोशल रूल एंड नॉर्म्स, सामाजिक नियमों का पालन करता है या नहीं। मोबिलिटी किस प्रकार से चेक किया जाता है। गतिशीलता मूल्यांकन, मोटर कौशल, व्यक्ति चलने फिरने की क्षमता और सहायक उपकरणों का उपयोग पर केंद्रित होता है, जिसमें मोटर स्किल्स को देखा जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी चलने, सीढ़ियाँ को चढ़ने जैसे बड़े आंदोलन, मतलब कि ग्रॉस मोटर के अंतर्गत जिस क्रिया को देखा जाता है उसमें कार्य किया जाता है। फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म मोटर कौशल, वस्तुओं को संभालना, जैसे सूक्ष्म गतिविधियों का मूल्यांकन करना, जैसे वो खाना खा रहा है तो चम्मच को पकड़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, यानी कि छोटे छोटे चीज़ों को, ये फिंगर से जो कार्य किए जाते हैं उस गतिविधियों को देखा जाता है। ये फाइन मोटर स्किल्स में आ गया। एंड नेक्स्ट, असिस्टिव डिवाइस, सहायक उपकरण के अंतर्गत व्हील चेयर या वॉकर जैसे उपकरणों का प्रयोग करता है, तो किस प्रकार से प्रयोग करता है। ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत सामान्य मोटर कौशल जैसे बड़े आंदोलन जैसे चलना, उठना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इन कौशलों का संतुलन, समन्वय और मांसपेशियों की ताकत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि उसके पूरे होल बॉडी को देखा जाता है उसमें, ग्रॉस मोटर स्किल्स में। एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को भी देखा जाता है, संतुलन और समन्वय को देखा जाता है, जैसे बैठने, खड़े होने या चलने के तुरंत संतुलन को बनाए रखना, सीढ़ी अगर वो चढ़ रहा है तो अपने आप को किस प्रकार से समन्वय किया हुआ है, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से बना हुआ है, उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। सहायक उपकरणों का उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है। असिस्टेंट एंड डिवाइस, सहायता और उपकरण, देखता है कि व्यक्ति को सहायक या गतिशील उपकरणों जैसे छड़ी, वॉकर या व्हील चेयर की आवश्यकता है, अगर है तो वो उसके यूज़ का मूल्यांकन करते हैं। एंड फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। सूक्ष्म मोटर कौशल में हाथ की गतिविधियों जैसे जुड़े कार्य, खाना खाना, कपड़े पहनना, बटन लगाना, चेन लगाना आदि को देखा जाता है। ग्रिप एंड, पकड़ और हेर फेर, वस्तुओं को पकड़ने, कलम या ब्रश करने, सटीक गतिविधियों को करने में कितना सक्षम है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। एंड नेक्स्ट, असिस्टिव डिवाइस यानी सहायक उपकरण। सहायक उपकरण के अंतर्गत मूल्यांकन गतिशीलता उपकरणों जैसे व्हील चेयर, वॉकर या कृत्रिम अंगों के उपयोग का आकलन करता है। यह देखता है कि ये उपकरण प्रभावी ढंग से उपयोग किए जा रहे हैं या नहीं, क्या संशोधन या प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यानी कि जो मोबिलिटी है, सहायक उपकरण जो असिस्टिव डिवाइस दिए गए हैं उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, अगर वो उपयोग में नहीं किए जा रहे हैं तो क्यों नहीं किए जा रहे हैं, और क्या उनको संशोधन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल बैरियर्स यानी कि जो भौतिक बाधाएं आती हैं, सीढ़ियाँ, संकरी दरवाजे, आसमान सतह जैसे पर्यावरणीय बाधाओं का मूल्यांकन घर या कार्यस्थल में बदलाव की आवश्यकता की पहचान करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो अगर वो फिज़िकल बैरियर क्या क्या होते हैं, जैसे घर छोटा है या चलाने का जगह नहीं है या फिर किस किस प्रकार से उसको बाधाएं आती हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है घर के आधार पर। पर्यावरणीय बाधाओं का मूल्यांकन घर या कार्यस्थल बदलाव की आवश्यकता पहचान करने के लिए किया जाता है और उस पर क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं उसके लिए असेसमेंट किया जाता है। मेथड्स ऑफ असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन के क्या क्या तरीके होने चाहिए, तो हमने इसको पहले भी देखा था, फिर से एक बार देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी प्रत्यक्ष अवलोकन, वास्तविक जीवन की स्थितियों को देखकर कार्य क्षमताओं को समझने में मदद मिलती है। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल यानी मानकीकृत मूल्यांकन उपकरण, विनेड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल, ABA जैसे उपकरण कार्य क्षमता, संचरण और विश्वसनीय माप प्रदान करते हैं। इंटरव्यू एंड क्वेश्चनरीज, ये आपने देख चुका था। टास्क बेस्ड असेसमेंट, कार्य आधारित मूल्यांकन यानी कि व्यक्ति क्या क्या कार्य कर पा रहे हैं उसके आधार पर असेसमेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट, पर्पस ऑफ असेसमेंट, ये भी हमने पहले देख चुका है। डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान यानी IP तैयार किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर अनुकूलित देखभाल योजनाएं बनाई जाती हैं जो ताकतों को बढ़ाने और आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित होते हैं। एंड सेटिंग अचीवेबल गोल, इन लक्ष्य निर्धारित करना
असेसमेंट के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। रिसोर्स कलेक्शन, संसाधनों का आवंटन किया जाता है, जैसे सहायक उपकरण, उपचार, सेवाएं या देखभालकर्ता प्रशिक्षण जैसे उपयुक्त संसाधन आवंटित करने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, प्रगति की निगरानी करना, यानी कि इस प्रकार से जो कार्य किए जा रहे हैं वो कितना डेवलप किया है या उसके मॉनिटरिंग की आवश्यकताओं है और क्या क्या समायोजन की आवश्यकता है उसके बारे में देखा जाता है। एंड नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन के अंतर्गत, यानी कि जो हमने देखा उसका कंक्लूजन क्या है कि व्यक्तिगत देखभाल संचार और गतिशीलता जैसे व्यापक मूल्यांकन ताकतों और चुनौतियों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। यह लक्षित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाता है, यानी जो हमारा जो लक्ष्य है उसको सक्षम बनाता है, स्वतंत्रता को बढ़ावा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका बेटर करता है। एंड नेक्स्ट है हमारा 2.4, असेसमेंट ऑफ नीड एंड असिस्टिव डिवाइस। जो असिस्टिव डिवाइस है उसका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाना चाहिए और क्या नीड है उसका। सहायक उपकरणों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन। यह मूल्यांकन विकलांग व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्वास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह उन उपकरणों की पहचान करता है जो स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं, कार्यात्मक क्षमताओं को सुधार करते हैं और समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसके क्या क्या क्षेत्र होने चाहिए, तो फिजिकल फंक्शनिंग एंड मोबिलिटी, यानी शारीरिक कार्य और गतिशीलता के आधार पर मोबिलिटी नीड क्या है। गतिशील आवश्यकताओं के अंतर्गत व्हीलचेयर, वॉकर या स्कूटर जैसे उपकरणों की आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है, जिसमें ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर दोनों को देखा जाता है। यह जांच की जाती है कि व्यक्ति हाथ और पैरों का उपयोग करने में सक्षम है या नहीं। इन्वायरमेंटल बैरियर्स, जो बाधाएं आती हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है और उस पर कार्य किया जाना चाहिए, जैसे रैंप और चौड़े दरवाजे जैसे सुविधाओं की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है जिसके आधार पर वो कार्य किया जा सके। एंड कम्युनिकेशन नीड में क्या क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन या एप्स का उपयोग कर व्यक्ति को वाचिक संचार में सुधार किया जा सकता है, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी अगर है जो ऐप्स के आधार पर इस पर कार्य किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत AAC का उपयोग किया जाता है, AAC उपकरणों की आवश्यकता होती है। कॉग्निटिव कम्युनिकेशन, संज्ञानात्मक संचार, दृश्य और सरल उपकरणों का उपयोग कर संज्ञानात्मक समस्याओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल केयर एंड डेली एक्टिविटीज़, व्यक्तिगत देखभाल और दैनिक गतिविधियों के अंतर्गत, यानी कि जो ADL के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वो उसके अंतर्गत क्या क्या असिस्टिव डिवाइस है उस पर किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए उसका असेसमेंट किया जाना चाहिए। तो क्या है, सेल्फ केयर यानी आत्म देखभाल, आत्मनिर्भरता के लिए अनुकूलित कपड़े और ग्रैब बार का प्रयोग किया जाना चाहिए। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने और पीने की मदद के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी एडेप्टिव डिवाइस दिया जाना चाहिए। अगर वो जैसे थाली जो है हमारा उसको थोड़ा चौड़ा मुंह वाला देना चाहिए जिससे वो खाना बाहर गिर ना जा सके। अगर ग्रिप सही ढंग से नहीं है हाथ का तो उसे मोटे चम्मचों पर बनाना चाहिए, चम्मच को अडेप्टिव किया जाना चाहिए। बैठने के लिए उचित सुविधाएं की जानी चाहिए। एंड टॉयलेटिंग के अंतर्गत शौचालय सहायता के लिए समायोजित उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। सेंसरी नीड, ये था हमारा पर्सनल केयर एंड डेली एक्टिविटी। सेंसरी नीड के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, संवेदी आवश्यकताएं में विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर दृष्टि समस्याएं हैं तो ब्रेल और स्क्रीन रीडर की आवश्यकता हो सकती है। इस पर हियरिंग एम्पेयरमेंट के अंतर्गत श्रवण यंत्रों और अलर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए। टैक्टाइल यानी कि टच के थ्रू जो कार्य होते हैं, संवेदनशील गतिशीलताओं के लिए मदद के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। कॉग्निटिव एंड लर्निंग नीड, संज्ञानात्मक और शिक्षण आवश्यकताएं जो हैं, जैसे मेमोरी एड्स कुछ नाम दिए गए हैं। लर्निंग सपोर्ट, शिक्षण सहायता में क्या क्या दिए जाना चाहिए, स्मार्ट तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। फोकस एंड अटेंशन के लिए ध्यान बढ़ाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। मेथड्स ऑफ असेसमेंट, क्या क्या इसमें विधि है, तो ये भी आपने हम देखे थे। तो ये क्या है कि क्या विधि से किस प्रकार से हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केयर गिवर ऑफ फैमिली और देखभालकर्ताओं के साथ बातचीत करना। फंक्शनल असेसमेंट एंड असिस्टिव डिवाइस, ए ब्लेंड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड
सपोर्ट, यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कार्यात्मक मूल्यांकन और सहायता उपकरणों की सहायता का संयोजन किस प्रकार से होना चाहिए। ये फंक्शनल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट किया जाना चाहिए, औपचारिक मूल्यांकन जिसके अंतर्गत एडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट व्यक्ति की क्षमता को मापते हैं, जैसे मोबिलिटी, सेल्फ केयर आदि को देखा जाता है, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन पर ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि ट्रायल पीरियड्स, यानी कि बच्चे को 2-3 सप्ताह के अंतर्गत, मतलब वो बीच बीच में उसका पीरियड्स, यानी कि बच्चे को 2-3 सप्ताह के अंतर्गत, मतलब वो बीच बीच में उसके क्षमताओं को प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। कोलैबोरेशन विद स्पेशलाइज्ड, विशेषज्ञों के साथ सहयोग, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाया जाना चाहिए जिसमें फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट कार्य करें इसके अंतर्गत। ये सुनिश्चित और मूल्यांकन करता है कि सभी पहलुओं का कवर किया जा रहा है कि नहीं। एंड नेक्स्ट, पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी कि इसका क्या पर्पस है, जो आपने देखा ऊपर, इसका क्या पर्पस होना चाहिए या क्या पर्पस है। तो क्या पर्पस है, उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना, कि उसको किस उपकरणों की आवश्यकता है उसको पहचान किया जाए। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फॉर द डिवाइसेस, ये निर्धारित करता है कि कौन से उपकरण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने, संवाद करने और सुरक्षित रूप से चलने फिरने में मदद करेंगे। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता में सुधार होगा, यानी कि व्यक्ति अगर वो खुद से कुछ कार्य को कर पा रहा है तो जो उनके केयर गिवर है उनको भी थोड़ा सहायता मिलेगा। इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगी। प्रोमोटिंग सेफ्टी एंड कंफर्ट, सुरक्षा और आराम को बढ़ावा मिलेगा। एंड नेक्स्ट, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सिफारिशें, जो उनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ये कार्य होगा। मोबिलिटी एड्स, जिसके अंतर्गत कम्युनिकेशन एड्स दिए जाते हैं, डेली लिविंग एड्स, जिसमें कुछ यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो आप देख लेंगे। एंड नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है कि सहायक उपकरणों की आवश्यकता और मूल्यांकन स्वतंत्रता, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक व्यापक तरीका है। यह मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके, यानी इंडिपेंडेंस हो सके खुद पर। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार सटीक उपकरणों का चयन और उनकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। आई होप ये देखा आपने, ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट हमारा जो है 2.5 क्या है, इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिजल्ट टू प्लान द सपोर्ट प्रोग्रामिंग, यानी कि मूल्यांकन परिणामों के व्याख्या सहायक योजना में महत्वपूर्ण कदम, क्या उसमें एक प्लानिंग बनता है, क्या सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट रिजल्ट, मूल्यांकन परिणामों को समझना। मूल्यांकन के परिणामों को समझना किसी व्यक्ति के लिए सही समर्थन कार्यक्रम तैयार करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, यानी जो असेसमेंट किया गया उसका क्या परिणाम निकलेगा उसके आधार पर ये असेसमेंट रिजल्ट बनाया गया है। एंड रिव्यूइंग स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, मजबूती और क्षमताओं की समीक्षा करना। स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती, यह जानना जरूरी है कि व्यक्ति किन किन क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहा है, यानी उनका क्या क्या मोबिलिटी है, क्या क्या स्ट्रेंथिंग पावर है, उस पर देखा जाता है। शारीरिक शक्ति, भावनात्मक सहनशीलता, संवाद कौशल, सामाजिक जुड़ाव पर देखे जाते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंगेजमेंट, इन क्षमताओं को उपयोग कर ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं जो व्यक्ति को सशक्त बनाए और उनकी क्षमताओं को अधिकतम उपयोग कर सके। आइडेंटिफाई नीड एंड लिमिटेशन, ज़रूरत और सीमाओं की पहचान करना, उनकी नीड क्या क्या है, गतिशीलता में चुनौतियाँ, संवाद की कठिनाइयाँ, उनकी जो नीड है उनकी चुनौतियों के आधार पर किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, यानी समग्र दृष्टिकोण। इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर, पर्यावरणीय और सामाजिक कारण क्या क्या है, व्यक्ति की सामाजिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय संदर्भ को समझना भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का समर्थन, सामुदायिक संसाधन और पर्यावरणीय बाधाएं व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। एनालाइजिंग द असेसमेंट डाटा, मूल्यांकन डाटा का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ज़रूरत के प्रमुख क्षेत्रों को वर्गीकृत करें, यानी कि उसको किस किस क्षेत्र पर ज़रूरत है उस क्षेत्र को क्लासिफिकेशन करें।
यानी मोबिलिटी, जैसे क्लासीफाई नीड्स इनटू द की एरियाज। तो मोबिलिटी के क्षेत्र में क्या क्या चाहिए? फिजिकल थेरेपी, एडेप्टिव डिवाइसेस, घर का संशोधन जैसे ग्रैब बार आदि होना चाहिए। एडीएल के अंतर्गत जैसे नहाना, खाना, बैठना, उठना, स्किल बिल्डिंग पावर। कम्युनिकेशन के क्षेत्र पर क्या क्या उपकरण प्रयोग किए जाने चाहिए? सोशल स्किल, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, संज्ञानात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे उसमें मेमोरी एड्स, कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन दिए जाना चाहिए। आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें, यानी कि उनकी जो नीड है उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तत्काल ज़रूरतें क्या क्या हैं एंड लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल पर भी ध्यान दिए जाने चाहिए। पहले उन ज़रूरतों पर ध्यान दें जो व्यक्ति की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए गिरने से बचाने के लिए सहायक उपकरण, आत्म देखभाल के लिए बुनियादी समर्थन दी जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल, धीरे धीरे उन क्षेत्रों पर काम करें जो दीर्घकालिक विकास और सुधार में सहायक होते हैं। संवाद कौशल सुधारने के लिए तकनीकी का जो प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये आपने देखा। नेक्स्ट, डेवलपिंग द सपोर्ट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम किए जाने चाहिए? समर्थन कार्यक्रम का विकास, मूल्यांकन परिणामों के व्याख्या के आधार पर एक समग्र समर्थन कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत देखभाल योजना यानी एडीएल से संबंधित जो योजना है, यह योजना प्रत्येक पहचानी गई जरूरत पर ध्यान रखते हुए तैयार की जानी चाहिए, जैसे गतिशीलता, संचार और आत्म देखभाल में सुधार विशेष लक्ष्य शामिल हो सकें। सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, भाषा उपकरण, थेरेपी सत्र आदि को ध्यान दिया जाना चाहिए। इन कॉपरेटिंग असिस्टिव डिवाइस, सहायक उपकरणों को शामिल किया जाना चाहिए। उसमें सहायक उपकरण जो जो हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविभागीय दृष्टिकोण, ये आपका महत्वपूर्ण है। समर्थन कार्यक्रम में एक बहुविभाग दृष्टिकोण का पालन करते हुए तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें क्या क्या शामिल हो जाते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिक्स एंड सोशल वर्कर्स, फैमिली मेम्बर एंड केयर गिवर को भी शामिल किया जाना चाहिए। सेटिंग रियलिस्टिक मेजरेबल गोल, वास्तविक और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। स्मार्ट गोल होना चाहिए, लक्ष्य को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त। स्मार्ट का यहाँ पे दिया हुआ है आपको। स्मार्ट का ये फुल फॉर्म दिया गया है, स्मार्ट लक्ष्य, जिसमें स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल, रिविलियंट एंड टाइम बॉन्डेड, समयबद्ध होना चाहिए। यानी कि जिस कार्य को कर रहे हैं उसको सही ढंग से किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल शामिल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, व्यक्ति अगले 4 हफ्तों में घर के चारों ओर वॉकर का उपयोग कर स्वतंत्र रूप से कर सकेगा। एंड लॉन्ग टर्म गोल में क्या होना चाहिए? एक एग्जाम्पल है, व्यक्ति अगले 6 महीनों में बुनियादी स्वच्छता कार्य पर आत्मनिर्भरता से कार्य कर पाएगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल सेलेक्ट करने का तरीका दिया गया है। इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन मतलब पर्यावरण में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए। यह पर्यावरणीय तत्व जैसे सीढ़ियाँ, संकीर्ण दरवाजे हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं, तो समर्थन योजनाओं में रहने की आवश्यकताओं में बदलाव किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए रैंप बार, ग्रैब बार उपलब्ध सुनिश्चित हो, लेआउट का समायोजन किया जाना चाहिए। केयर गिवर एंड फैमिली सपोर्ट पर भी प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। केयर गिवर को ट्रेनिंग समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। फैमिली काउंसलिंग होना चाहिए। परिवार को देखभाल, भावनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं से निपटने के लिए परामर्श और समर्थन समूहों की पेशकश की जानी चाहिए। कम्युनिटी रिसोर्स, सामुदायिक संसाधन, परिवार को स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रम, समर्थन और समूहों या विश्राम सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, समर्थन कार्यक्रमों को लागू करना। एक बार समर्थन कार्यक्रम तैयार हो जाने के बाद इसे समय समय पर लागू किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित कदम को शामिल किया जाता है। क्या क्या है? प्रारंभिक समर्थन प्रदान करना। नेक्स्ट, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट, समय समय पर इसकी नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। इंगेजमेंट एंड द इंडिविजुअल, व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए।
व्यक्ति अपने समर्थन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। एवेल्युएटिंग एंड रिवाइजिंग द सपोर्ट प्रोग्राम, समर्थन कार्यक्रम का मूल्यांकन और संशोधन किया जाना चाहिए। रिव्यूइंग प्रोग्रेस, प्रगति की समीक्षा करना, ये सभी कार्यों पर किया जाना चाहिए, यानी कि वो प्रगति किस प्रकार से हो रहा है उसका मॉनिटरिंग समय समय पर किया जाना चाहिए। एक बार जो प्रोग्राम बन गया उसको यूं ही छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, उसका क्या इफ़ेक्ट है और क्या उसका प्रोग्राम है उस पर समीक्षा की जानी चाहिए। फीडबैक फ्रॉम केयर गिवर, द इंडिविजुअल, और केयर गिवर और जो उसके इंडिविजुअल्स हैं जो देखभाल करता है उनका फीडबैक भी लिया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट सी, अडेप्टिंग द प्लान, योजना को अनुकूलित करना। जैसे जैसे व्यक्ति की ज़रूरत बदलती है वैसे वैसे समर्थन कार्यक्रम को अनुकूलित किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक नया सहायक उपकरण पेश करना, अगर व्यक्ति की स्थिति बदलती है तो अतिरिक्त थेरेपी की आवश्यकता नहीं हो सकती, यानी कि आवश्यकता हो सकती है तो उस पर बदलाव किया जाना चाहिए, यानी कि समय समय पर इसकी जांच होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इतने हमने जो देखा इसका कंक्लूज़न क्या है, यानी निष्कर्ष क्या है। मूल्यांकन परिणामों के सही व्याख्या और एक व्यक्ति समर्थन कार्यक्रम बदलना विकलांग व्यक्तियों की जीवन में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ये अच्छी तरह से डिजाइन किया गया कार्यक्रम और एक सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं को संबोधित किया गया है, जैसे गतिशीलता, संचार जैसे जीवन की कौशल और भावनात्मक समर्थन एक संरचित प्रक्रिया का पालन करता है और कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निरंतर मूल्यांकन करते हुए जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनके जीवन गुणवत्ता, स्वतंत्रता और समग्र कल्याण को महत्वपूर्ण सुधार दिया जा सकता है। देखा आपने इसमें पेपर 12 का यूनिट 2 आपको सारा बता दिया गया है, यूनिट 2 का 2.5 तक आपने देखा। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें और आपको नेक्स्ट यूनिट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।